चले प्रधानमंत्री मोदी 8 महीने बाद। वाराणसी को देंगे 1582 करोड़ की सौगात। बहुत ज्यादा स्पेस के साथ पब्लिक के बीच में लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के किए जाएंगे। बाबा की नगरी में मिशन यूपी की शुरुआत। पूर्वांचल में है बड़ी चुनौती, पते की है ये बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव के वास्ते काशी के रास्ते प्रधानमंत्री मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। 5 घंटे का दौरा है, लेकिन इस 5 घंटे में प्रधानमंत्री काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। इन सौगातों में 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन है, बीएचयू में मदर चाइल्ड हेल्थ ब्लॉक का उद्घाटन है। लेकिन सवाल यह कि कहीं पीएम मोदी का यह दौरा मिशन यूपी का आगाज तो नहीं। इससे पहले कि हम रिपोर्ट आपको दिखाएं, आपका परिचय खास मेहमानों से कराते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज हल्ला बोल में हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुप्रिया श्रीनेत होंगी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान तो जुड़ गए हैं, लेकिन पहले जल्दी से आपको काशी की अपनी ये रिपोर्ट दिखा दे कि आखिर ये जो ताबड़तोड़ दौरा पीएम का हो रहा है, क्या ये चुनावी रणभेरी है। देखिए, जतन के साथ जल, दूध, दही, रोली, चंदन से किए गए वंदन में भोले के आगे बीते दिन ये योगी का समर्पण है। काशी में बाबा के दर पर योगी पहुंचे। और एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच रहे हैं, यानी यूपी में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। क्योंकि काशी से खुलेगा 2022 में लखनऊ का रास्ता, और लखनऊ से फिर 2024 में खुलेगा दिल्ली का द्वार। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। शिव की नगरी को प्रधानमंत्री ने चुना और इस बनारस ने मोदी को गले लगाया, तो यहीं से फिर यूपी के महाभारत की शुरुआत की तैयारी है। यूपी योगी को ही चुने, ये उसी की कवायद है। सत्ता संघर्ष में प्रधानमंत्री के लिए काशी ही सबसे बड़ी सियासी कुरुक्षेत्र बनी, चाहे 2014 हो या 2019। और 2022 के रण से पहले बीजेपी के सबसे कद्दावर सियासी महायोद्धा पीएम मोदी काशी आएंगे, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विरोधियों के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। कल सुबह फिर काशी में मोर्चा संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से जो काम किया गया है, उस काम के बूते हमें पूरा भरोसा है कि हम 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चाहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देखे, चाहे कोई गठबंधन करे, कोई तिकड़म करे, कोई साजिश करे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम भाजपा को हटा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और हटा ही नहीं रहे हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के अंदर रहेगी। दूसरी लहर के बाद ये प्रधानमंत्री का 8 महीने बाद बनारस का दौरा है, और वो सौगातों की झड़ी लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में करीब 5 से 6 घंटे रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम 10 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उनका संबोधन होगा। आईआईटी खेल मैदान में करीब 6000 लोग पहुंचेंगे, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग और पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। साथ ही यहाँ 150 कोरोना वॉरियर्स से भी उनका संवाद होगा। प्रधानमंत्री बनारस के सिगरा में रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 2015 में जापान के प्रधानमंत्री के साथ जब वाराणसी आए थे पीएम, तब इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। जापान और भारत के सहयोग की निशानी के तौर पर यह कन्वेंशन सेंटर वाराणसी को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं। 15 जुलाई को वो वाराणसी में 8 महीने के बाद आ रहे हैं, और इस दिन वाराणसी के लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें देंगे। ये सबसे बड़ी सौगात है, और ये है रुद्राक्ष सेंटर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, और उनके साथ
जापान के एम्बेसडर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जापान के सहयोग से ये रुद्राक्ष सेंटर जो है, अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ये बना है। प्रधानमंत्री कई और सौगात देंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी ले सकते हैं। साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनेगा। वाराणसी में सीवेज सिस्टम का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। वाराणसी के 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। राजघाट से 80 घाट तक क्रूज बोट का संचालन भी शुरू करेंगे। कुल 68 छोटे बड़े उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी कल वाराणसी में करेंगे। इस ताबड़तोड़ दौरे के जरिए काशी ही नहीं, पूर्वांचल पर पंचायत चुनाव में अपने खिसकते प्रभाव को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। वहीं यूपी में 350 पार करने का दावा अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। वो आम आदमी पार्टी की तर्ज पर मुफ्त बिजली और सरकारी नौकरियों के वादों पर दांव आजमा रहे हैं। और मायावती भी अपने पारंपरिक वोट बैंक भरोसे बम्पर जीत का दावा ठोक चुकी हैं। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी, और जो मैंने पहले कहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल मिलकर के जीतेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी में अपने नेतृत्व को लेकर सवाल है, तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कांग्रेस के चेहरे को नकारते हुए शरद पवार का नाम आगे कर दिया है। ना, मुझे तो लगता है कि आज सबसे सीनियर नेता शरद पवार साहब है, जिनको सब लोग चाहते हैं। जो लोग आज यूपीए में भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, वो लोग भी चाहेंगे कि शरद पवार साहब के हाथ में नेतृत्व इस फ्रंट का होना चाहिए। अगर अपोजिशन का कोई फ्रंट बनता है 2024 के लिए, तो इस फ्रंट का लीडरशिप नेतृत्व पवार साहब के पास अगर जाता है, तो अकाली दल से लेकर बड़े बड़े और भी लोग हैं जो ना एनडीए में है ना यूपीए में। हालांकि खबर है कि प्रियंका वाड्रा गांधी भी 16 जुलाई को लखनऊ दौरे पर जाएंगी और यूपी प्रचार का आगाज कर सकती हैं। यूपी के इस महाघमासान से एक दिन पहले मिडिल क्लास को साधने के लिए कुछ कैबिनेट फैसले भी लिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की बहाली का फैसला किया गया, जैसे डीए को 17% से 27% किया गया है। ये फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। सरकार ग्रामीण भारत की योजनाओं पर 9,800 करोड़ रुपया खर्च करेगी। पशुपालन के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। 12,000 आयुष हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे। साफ है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ 2 रास्तों पर अपने चुनावी प्रचार को दौड़ाएगी। एक काशी नगरी यानी शिव की धरती से हिंदुत्व का जोर खुद ब खुद होगा, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक धड़ाधड़ उद्घाटन के साथ विकास की छवि पर भी दांव लगाएगी। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो जुड़ गए हैं हमारे साथ सभी मेहमान। डॉक्टर संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ बनी हुई है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, देखिए बनारस के और भी कई मायने हैं। जरा आपको हम समझा दें कि पूर्वांचल में बनारस आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। 8 महीने बाद प्रधानमंत्री काशी चले हैं, लेकिन वाराणसी को जो वो 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दे रहे हैं, क्यों अहम है ये दौरा? सबसे पहले 2022 के लिए पूर्वांचल पर खास नजर है। पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन सब पर चर्चा करेंगे। अखिलेश और प्रियंका ने पूर्वांचल पर अपनी नजर टिकाई हुई है। खास तौर पर प्रियंका वाड्रा भी पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत वहां ताकत आजमाई थी। राजभर ओवैसी के गठबंधन का फोकस भी पूर्वांचल पर काफी हद तक है, और इसीलिए ये हिस्सा बहुत यूपी में बीजेपी के लिए अहम है। संजय निषाद बीजेपी से नाखुश हैं, ऐसे में क्या वहां पर मामला फिट बैठता है, कैसे अटकता है, ये सब नजर रहेगी। पूर्वांचल के जो ओबीसी हैं और अति पिछड़ा वर्ग है, उस पर बीजेपी की नजर है। वो चाहते हैं कि ये हमारी तरफ रहे, तो उससे उनको एक बड़ा पुश मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष जो चुनाव हुए थे, उसमें पूर्वांचल में 8 में से 4 सीटों पर ही बीजेपी की जीत हुई थी, यानी मामला 50-50 का यहां पर अटका हुआ है। तो पूरे पूर्वांचल को इसके जरिए बूस्ट देने की कोशिश होगी। पंचायत चुनाव में वाराणसी में बीजेपी का बुरा हाल रहा है पंचायत चुनाव में, ऐसे में वो चाहेंगे कि यहां पर पूरी ताकत झोंकी जाए। आखिरकार ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और इसीलिए इन 7 पॉइंट्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि यहां से दौरे की शुरुआत क्या कहती है। एक तो हिंदुत्व का बूस्ट मिलेगा ही, क्योंकि काशी नगरी है, शिव की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। दूसरी तरफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो उद्घाटन हो रहा है, दिखाइए जरा डॉक्टर संबित पात्रा को मेरे साथ। डॉक्टर संबित पात्रा, उद्घाटन दौरा यह माना जा रहा है, ताबड़तोड़ उद्घाटन,
लेकिन क्या काशी को क्योटो बनाने का कोई टाइमलाइन है ताकि बाकी जो शहर हैं यूपी के वो भी इंतजार में लाइन में लग जाएं? क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या हम माने ये चुनावी रणभेरी है प्रधानमंत्री की तरफ से ताकि यूपी योगी को ही पसंद करे? देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो एक सांसद भी हैं और स्वाभाविक रूप से बनारस के सांसद होने के नाते ये गर्व का विषय भी है। बनारस अर्थात काशी अर्थात वाराणसी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार इस प्रकार से बनारस के लिए सौगात लेके नहीं पहुंच रहे हैं। पहली भी कई बार हमने दिसंबर 2020 में देखा था, उस समय कोरोना चरम पे था, मगर प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल मीडियम से किस प्रकार अनेकों सौगातों का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और जहां तक क्योटो बनने का सवाल है, जहां तक टाइमलाइन का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगा अंजना जी, आप देखिए आज जो भी बनारस जाता है, चाहे बाबा के दर्शन करने जाता है तो बनारस के बाबा के कॉरिडोर का जो दृश्य देखता है, चाहे सड़कों का जो दृश्य देखता है, चाहे गंगा के घाट का जो दृश्य होता है और बिजली के तार जो ऊपर पहले लटके होते थे उन बिजली के तारों का जो दृश्य होता है, आज वो दिखता नहीं है। बदला बदला सा काशी हम सबको नजर आता है। बहुत त्वरित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री कल क्या क्या इनॉग्रेट करेंगे। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, मगर छोटे से लिस्ट में मैं बताना चाहूंगा जनता के लिए 744 करोड़ का प्रोजेक्ट जो बन के तैयार है और 839 करोड़ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होने वाला है। कुल मिलाकर के लगभग आपने जो कहा था 1600 करोड़ रुपए का 100 बेड का मॉडल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH विंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मल्टी लेवल पार्किंग है गडौलिया में, रोरो वेसल्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गंगा नदी पर, ठीक उसी प्रकार 3 लेन का फ्लाईओवर बनारस गाजीपुर हाईवे के ऊपर है। रुद्राक्ष जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इको फ्रेंडली सेंटर है, उसका भी उद्घाटन कल प्रधानमंत्री जी करेंगे। और साथ में ही जो CIPET सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ 143 रूरल प्रोजेक्ट्स जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, घर घर तक पाइपलाइन पहुंचे, जल हम पहुंचा सके, इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और आम और वेजिटेबल्स इनको इंटीग्रेटेड पैकेज के माध्यम से पैकिंग का जो सेंटर है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लिस्ट मेरे सामने हैं, बहुत समय लगेगा उसको बताने में, इन सबका इनॉग्रेशन होगा। मुझे लगता है शहर भी लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल, आप मुझे उत्तर बिल्कुल मैं आप बाकी शहरों का भी पूछेगी अंजना जी, और उत्तर प्रदेश का चुनाव का माहौल है, आप मुझे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगी तो मैं उसका भी पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। अंजना देखिए, चुनाव का माहौल है, मैं इतना कहना चाहूंगा, चुनाव में जीत अर्थात नियति किसकी होती है? नियति उसी की होती है जिसके पास नेता होता है, जिसके पास नीति होती है और जिसके पास रिपोर्ट कार्ड होता है। हमारे पास नेता भी है, हमारे पास उचित नियत भी है और हमारे हाथ में रिपोर्ट कार्ड भी है। आपको दिखा सकता हूं, मैं वाकई रिपोर्ट कार्ड लेके बैठा हूं, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं। हमारे पास 4 वर्ष के अचीवमेंट का रिपोर्ट कार्ड भी है। तो हमारे पास तीनों चीज हैं। आप बाकी हमारे 2 भाई बहन आए हुए हैं, उनसे पूछिए क्या उनके पास नेता है? किसी के पास नेता नहीं है तो किसी के पास नीति नहीं है तो किसी के पास रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है। मेरे पास तो तीनों है, इसलिए हमारे पास उत्तर प्रदेश भी होने वाला है। सुप्रिया जी, नेता का संकट आ गया है क्या कांग्रेस पार्टी में? यूपी में कमान कौन संभालेगा? क्या यह खबर सही है कि 16 जुलाई को प्रियंका गांधी जाएंगी लखनऊ और उसके बाद वो प्रचार की शुरुआत करेंगी? क्या एक वैक्यूम नहीं दिख रहा है इस वक्त? मुझे कभी कभी हंसी आती है, और हंसी इसलिए आती है, आपने सवाल किया कि बाकी जिले भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी जिले नहीं इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। पता है क्यों इंतजार कर रहा है? क्योंकि मोदी जी को देश ने बड़े प्रेम से चुना था, और जिस तरह का धोखा मोदी जी ने इस पूरे देश को दिया है, ये देश उनसे सवाल पूछ रहा है। और वाराणसी भी उनसे सवाल पूछ रहा है, वाराणसी उनसे बहुत सवाल पूछ रहा है। वाराणसी पूछ रहा है बाबा की इस नगरी में 350 मंदिर क्यों तोड़ दिए गए और उनका मलबा पाइपलाइन के जरिए क्यों गंगा में डाल दिया गया, जिससे गंगा का एकमात्र चंद्राकार बदल रहा है, हमारी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वाराणसी ये पूछ रहा है कि क्यों पूर्वांचल के 10 जिले जिसमें वाराणसी भी शामिल है, वहां पर एक सप्ताह में 50% वैक्सीनेशन गिर गया है। वाराणसी में मात्र 1000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है अभी। ये वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता है। वाराणसी पूछना चाहता है कि तीसरी कोरोना की वेव दस्तक दे रही है दरवाजे पर, कहां है वो आईसीयू, कहां है वो वेंटिलेटर। वाराणसी जानना चाहता है कि राजेंद्र मिश्रा जी की मौत क्यों हो गई। वाराणसी जानना चाहता है कि चन्नूलाल मिश्रा जी जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक थे, उनकी बेटी के मौत के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ,
कैसे पैसे की वसूली करी जा रही थी वाराणसी में, किस तरह से व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, कोई अस्पताल ही नहीं था, कोई ऑक्सीजन ही नहीं था, और राजन मिश्रा जी की तो बिना ऑक्सीजन के इस देश में बात हुई। ये सारे सवाल पूछेगा, लेकिन वाराणसी और भी पूछ रहा है। वाराणसी पूछ रहा है कि सीवर व्यवस्था जो थी वो ध्वस्त होकर और खत्म क्यों हो गई, क्यों कूड़ों का ढेर वो शहर बन गया, क्यों गंगा का चंद्राकार बदल रहा है। एक मिनट, मैं पहली बात बोलूं फिर आप बोलिएगा। वाराणसी ये भी पूछेगा कि भाई आपने बड़ी फैसिलिटीज कही थी, आपने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उस माँ गंगा के आंचल में जब लाशें तैर रही थी तो मोदी जी आपके मुंह पर पट्टी क्यों बंधी थी? ये काशी की नगरी, ये बाबा की नगरी, ये वाराणसी मोदी जी से पूछ रहा है। आप कितने भी घंटे बजा लीजिए, जो ईश्वर है ना वो सब देखता है, और ईश्वर के बनाए हुए बंदे सब देख रहे हैं, और वो मोदी जी से सवाल सुप्रिया जी आपने सुना ही नहीं, मेरा सवाल सुना ही नहीं, या जानबूझ के किनारा कर लिया? ना किनारा किया ना सुना, ऐसा बिल्कुल ही मैंने सुना, मैंने आपका सवाल सुना, लेकिन क्योंकि ये शो मोदी जी की विजिट पर था तो मैंने सोचा पहले थोड़ी बातें उन पर करनी। लेकिन टक्कर देने वाले कौन कौन से नेता होंगे ये भी तो समझ में आए कि मोदी को टक्कर कौन देगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी में, मोदी और योगी की जोड़ी को? आपकी बात से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि योगी जी बाहर हो गए कॉन्टेस्ट से, पता नहीं मोदी जी खुद ही तो नहीं आ रहे मुख्यमंत्री बनने, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ये चुनाव योगी जी लड़ रहे हैं तो तमामों लोग हैं उनको टक्कर देने वाले, और तमामों लोग मोदी जी को भी टक्कर देने वाले। देखिए लोग आज टक्कर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की थाली में खाने की कमी आ गई, लोगों की कमर तोड़ महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है, नौकरियां चली गई, 23 करोड़ लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे गए ना, उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं, बहुत सारे वाराणसी के भी हैं। तो ये सवाल आज नहीं बनता। और आपको जो मैं तीसरी बार आपसे पूछूंगी सुप्रिया जी, ऐसा लग रहा है कि आज आप लीडरशिप के मामले में कुछ बोलना नहीं चाह रही हैं। मैंने मोदी और योगी की जोड़ी कहा था, एक सेकंड, मोदी और योगी की जोड़ी की बात की है, ये सबको पता है कि पीएम कौन है, सीएम कौन है। मैं तो ये कह रही हूँ कि मोदी योगी की जोड़ी को कांग्रेस पार्टी से यूपी में कौन टक्कर देगा, ये मेरा सिंपल सा सवाल है। मैं इसके जवाब दे रही थी, आपने मुझे टोक दिया। देखिए जोड़ी तो ये वही है जो 2 हफ्ते पहले जहां सर को टव्वल हो रहा, जहां चीफ मिनिस्टर चेंज होने की बात हो रही थी, AK शर्मा पर तलवारें खिंचाई थी मोदी जी और योगी जी में। 265 विधायकों ने ऐसी थोड़ी चिट्ठी लिख दी थी और धरने पर बैठ गए थे विधानसभा में। खैर उस जोड़ी की जितनी कम बात करी जाए उतना एम्बैरेसिंग इनके लिए कम होगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, बिल्कुल सही है, प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आएंगी 16 तारीख को, और कांग्रेस के उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार कांग्रेस ने तमामों ऐसे मुद्दे उठाए जो आम आदमी के मुद्दे, चाहे वो छात्रों के हो, संविदा पर रह रहे लोगों के हो, शिक्षकों के हो, अनुदेशकों के हो, चाहे भर्तियों में घोटाला का मामला हो, तमाम। ठीक है संबित जी, छोटा सा जवाब फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। ठीक है संबित जी, छोटा सा जवाब फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी फौरन। चलिए, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरंभ में कहा कि उनको कभी कभी हंसी आती है। मैं तो कहता हूं पूरा हंसी, खुल के हंसी रोकना अच्छी बात नहीं है। 2014 से पहले से ही इनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे हंसी आ रही है। मुझे तो आश्चर्य होता है, बंगाल में ये शून्य हो गए फिर भी ये हम पे हंस रहे हैं कि देखो जी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। मुझे समझ ही नहीं आता है, पुडुचेरी ये हार जाते हैं फिर ये भारतीय जनता पार्टी पे हंसते हैं कि देखो जी वहां तो अपने दम पे सरकार नहीं बनाया, ये तो कोएलिशन सरकार बनाए हैं जी। हंसिए, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है और कांग्रेस वाले कर ही क्या सकते हैं, हंस ही सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जनता पूछना चाहती है, जनता पूछना चाहती है, जनता तो पूछेगी भी, जनता तो जवाब भी देगी, हम जनता को हम भी जवाब देंगे, हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। पर आप ये बताइए आपका वो नेता कौन होगा जो जनता की तरफ से पूछेगा? यही तो अंजना जी भी पूछ रही थी, यही मैं पूछ रहा हूं कि आपका वो नेता कौन होगा जो पूछेगा, या केवल ट्विटर पे ही पूछता रहेगा, जमीन पे? मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला था। शांति, धीरज रखिए बहन, धीरज, धैर्य। देखिए अंजना जी केवल ट्विटर पे ही पूछेंगे क्या इनके नेता, या कोई इनके नेता बाहर भी आके कुछ सड़क पे पूछा पूछी करेंगे? तीसरी बात है, इन्होंने कहा कि कूड़ों का ढेर का शहर बन गया है बनारस। जो लोग बनारस से वास्ता रखते हैं और काशी वासी जानते हैं आज घाटों की हालत क्या है, आज सड़कों की हालत क्या है। और इन्होंने कहा पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब डेवलपमेंट होगा। क्यों? 70 वर्षों तक आपने कर दिया होता तो पूरा देश इंतजार ही नहीं करता। अगर 70 वर्षों तक दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची सभी कह रहे थे गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है, सब गरीबी हटाना है, तब तक तो स्वर्गलोक बन जाना चाहिए था, सारा गरीबी हट जाना चाहिए था। काहे का अभी भी देश इंतजार कर रहा है? देश इसलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि आपसे ना हो पाया और हमने करके दिखाया। अनुराग भदौरिया एक बार बोले, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, फौरन आ रही हूँ। एक बार अनुराग जी बोले, एक बार। राइट टू रिस्पॉन्ड, आपने उनको राइट टू रिस्पॉन्ड किया, मुझे भी दीजिए ना। तो दीजिए, 2 लाइन में बोलिए अपनी बात, क्योंकि नहीं तो फिर आप दोनों की बहस हो जाएगी। नहीं,
23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए। ये इनकी उपलब्धि है। इनकी उपलब्धि ये है कि क्रूड का दाम आधा है हमारे शासनकाल से। 109 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, 834 में रसोई गैस बिक रही है। 1 लीटर कड़वा तेल खरीदने के लिए किसान को 14 किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है आज, और पूरे महीने की सप्लाई के लिए 1 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ रहा है। ये इनकी देन है। ठीक है, महंगाई कि 2 करोड़ रोजगार खा गए। महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर हम आएंगे, अभी वापस आएंगे। एक बार जल्दी से अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव सबसे बड़े कंटेंडर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ। लेकिन चूंकि बनारस की बात हो रही है, तो अनुराग भदौरिया जी एक सिंपल सवाल पूछ रही है। आप बीजेपी पर जो रोज कहते हैं वो बोलिएगा, लेकिन मेरे सवाल का पहले जवाब दे दीजिएगा। और वो सवाल ये है कि आपके राज्य में सैफई और बनारस में इतना फर्क क्यों रहा? अब देखिए, मैं आपको एक सीधा सा एक बात कह रहा हूं जो मुझे लगता है कि सम्मित जी के कानों तक नहीं जाती होगी, क्योंकि बंद गाड़ी में रहते हैं तो उनके कानों तक नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश का युवा क्या कहता है? बेबस और लाचार हूं, बीजेपी का शिकार हूं, क्योंकि मैं यूपी का बेरोजगार हूं। ये शब्द अगर आपके कानों में जाते होंगे तो इस पे गौर कीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी को बताइएगा। और जिस पंचायत के आप चुनाव की बात कर रहे थे, वहां ये लंबी लंबी बातें बना रहे हैं। मात्र इनकी 4 सीटें आई थी और समाजवादी 16 समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जीते थे। ये समाजवादी का अगर विकास नहीं होता तो नहीं जीते होते। हमने बनारस को पूर्वांचल बनाया, एक्सप्रेस वे भी दिया हमने वहां पे। इन्होंने क्या दिया आज तक? क्यूटो देने की बात थी, क्यूटो तो छोड़ो, वहां पे क्या ना बस तक एक वोल्वो बस तक नहीं चलाई, क्यूटो क्या चलाएंगे? दूसरी बात, सुन लो, हम उत्तर प्रदेश को बनाने की बात करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, टोका टोकी मत कीजिए। हम उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश बनाने की बात करते हैं और आप सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाने की बात करते हैं। ये हमारे और बीच में, हमारे आपके बीच में फर्क है। हम उत्तर प्रदेश को एक कल्चर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जिस तरह से हमने विकास के रास्ते पे लेके गए थे, यहाँ पे लोगों को हमने सपना दिया था, सपना पूरा किया था। आपने लोगों को सपना दिया, उनको धोखा दिया। आपने जो सपने उत्तर प्रदेश के लोगों को दिए, उसमें से एक भी पूरा किया हो तो बता दो। हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश को क्या देने की बात की थी? हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश में 70 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, दे दिया आपने। आपने कहा था हम आएंगे, किसानों को हम यहाँ पे इनकम डबल कर देंगे, कर दिया आपने। आपने लैपटॉप देने की बात की थी, क्या उत्तर प्रदेश को आपने लैपटॉप दे दिया? गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, क्या उत्तर प्रदेश को आपने गड्ढा मुक्त कर दिया? नहीं किया ना। आपने कहा था महिलाओं का अत्याचार यहाँ खत्म होगा, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया। ये आपने उत्तर प्रदेश को एक जंगल राज और गुंडा राज बना के रख दिया है, जो देखने को मिला पंचायत के चुनाव में। सबने देखा किस तरह से आप पुलिस प्रशासन के साथ मिलके यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, तानाशाही स्थापित कर रहे थे। इसलिए आप उत्तर प्रदेश को आपने समझ रखा है कि हम उत्तर प्रदेश इतना आसान है, जाएंगे झूठा जुमला फेंकेंगे, क्योंकि आपने झूठे जुमले का आतंकवाद पूरे देश में फैला रखा है। झूठ और जुमले का आतंकवाद, जिससे पूरा हिंदुस्तान परेशान है। बनारस उत्तर प्रदेश ही नहीं। और यहाँ पे जो आपके योगी जी बैठे हैं ना, ये योगी जी जाने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। 2022 में योगी जी चले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है ये योगी जी कुछ करने वाले नहीं है। ये अच्छी बातें करने आते हैं यहाँ पे। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो या तो नीचे रहेंगे या ऊपर चले जाएंगे। और यही अपराधी गोली चला रहे हैं। चाबी खत्म हो जाएगी, बंद कर दीजिए इनकी। वो तो कुछ इनके चाबी बंद नहीं होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काम करने लगे इनके, अब बंदी नहीं होंगे, अब क्या करें? चाबी लगा दिया है आपने, अब ये बंदी नहीं होंगे, अब मैं क्या करूं बताइए? प्रभु कैसे आप शांत हो जाएंगे तभी जवाब दूंगा। अरे प्रभु टोटी बंद करोगे तभी तो हम बोलना शुरू करेंगे। मेरे भाई भदौरिया जी, अब बंद तो हो जाओ थोड़ी देर करके। जो भी गंगा से भागे हो, अरे टोटी जी टोटी बंद करो। अंजना जी जरा टोटी बंद करवाइए, तभी तो मैं बोलूंगा। बहस को डिरेल मत कीजिए प्लीज। बेवजह कि आप लोगों की इन बातों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो बिल्कुल नहीं है। प्लीज वापस आइए टॉपिक पर। जो आपने सवाल किए हैं उसमें जवाब सुनिए। संबित जी जवाब दीजिए। पंचायत चुनाव से लेकर हर मुद्दे पर वो घेर रहा है। देखिए, इनका पहला मैं पंचायत बिल्कुल मैंने लिख भी लिया है। पंचायत चुनाव पे अभी ये अपनी छाती पीट रहे थे, अपना पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए कितना बढ़िया से हमने पंचायत चुनाव पूर्वांचल में लड़ा है और 12 सीटें हमने जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी की तो अच्छी परफॉर्मेंस पूर्वांचल में और खास करके बनारस में नहीं रही। आप बताइए, कमाल का सिलेक्टिविज्म है। जब उत्तर प्रदेश में, चलो 16 जब उत्तर प्रदेश में 75 में से 67 सीटें। अंजना जी पहले तो ये नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, ये डिबेट खराब ही करने आते हैं। अरे तो आप बात पूरी कीजिए। ये नॉन स्टॉप अपनी डिबेट खराब करते हैं आके।
देखिए अंजना जी, आप याद करिए, अभी इन्होंने कहा कि हम तो 16 सीट जीत गए, हमने तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है काशी शहर में, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस क्या है। और उसी सांस में वो कहते हैं कि ये तो प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करके 75 में से 67 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो चित भी मेरा पट भी मेरा। तो एक तरह से तो आज भदौरिया जी के वक्तव्य से यह साफ हो जाता है कि पंचायत चुनाव के नतीजों को देखकर आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आ रही है वो बहुत बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, इनका मुझे तो आश्चर्य हुआ, मुझे भी कभी कभी हंसने का मन करता है जब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को एक सांस्कृतिक प्रदेश बनाना चाहती है। वो तो हमने देखा है, सेफई में देखा है कैसे ये सांस्कृतिक प्रदेश बना रहे थे। ये सांस्कृतिक, ये राम भक्तों को गोली मारने वाले, ये भगवान राम के मंदिर को जो बनना नहीं देना चाहते थे। संबित जी मुझे बीच में टोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त ब्रेक का हो गया, यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का कल का ये बनारस दौरा क्या एक तरह से टोन सेट कर रहा है बीजेपी के लिए यूपी चुनाव के लिए? ब्रेक के बाद हम लौट रहे, देखते रहिए आज तक। चुनाव के वास्ते क्या काशी के रास्ते, चर्चा इस पर हम करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, सुप्रिया श्रीनेत और अनुराग भदौरिया जी बने हुए हमारे साथ। लेकिन जल्दी से आपको ये जो कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात हो रही है, भारत और जापान के सहयोग से ये बन रहा है, उसी की निशानी होगी। जल्दी से उसकी रिपोर्ट अभिषेक हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं। 15 जुलाई को वो वाराणसी में 8 महीने के बाद आ रहे हैं और इस दिन वाराणसी के लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें देंगे। ये सबसे बड़ी सौगात है और ये है रुद्राक्ष सेंटर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उनके साथ जापान के एम्बेसडर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जापान के सहयोग से ये रुद्राक्ष सेंटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ये बना है और इसकी खूबसूरती, इसके भीतर लगी तकनीक, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अत्याधुनिक हैं। इसकी वजह बता दें कि जब शिंजो आबे 2015 में वाराणसी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनके साथ गंगा की लहरों की सैर की थी, तभी इसकी रूपरेखा तय की गई थी और उसके बाद से ये बनाया गया है। तकरीबन 13,000 वर्ग मीटर में फैला है। इसमें बड़े ऑडिटोरियम हैं, इसमें बड़े समारोह हो सकेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका नाम भी रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रखा गया है। इसकी तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं और इसकी स्थापत्य कला या इसकी सुंदरता कुछ यूं देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा का पूरा रुद्राक्ष के नाम से ही इसे बनाया गया। और अगर आप ऊपर के इसके ऊपर देखेंगे तो रुद्राक्ष की शक्ल में कई रुद्राक्ष जैसे चीज़ें वहाँ लगाई गई हैं। 108 ऐसे रुद्राक्ष इसमें लगाए गए हैं। लेकिन इसका महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर होने वाला है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। संबित जी, उद्घाटन पुश है क्या? 68 छोटे बड़े नए उद्घाटन पीएम करने वाले हैं कल। नहीं, मैंने कहा आपको, और मैं पूरा वो लिस्ट भी लेके आया हूं जिसमें उद्घाटन किन किन परियोजनाओं का होने वाला है, वो मेरे पास है। बहुत बड़ी लिस्ट है। मगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, ये कहने के लिए तो बड़ा आसान लगता है, मगर ये कितना बड़ा विषय है। और खैर, जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक से पहले मैं भदौरिया जी का उत्तर दे रहा था, मैं जल्दी से 2 लाइन में उनका उत्तर दे दूं, क्योंकि उन्होंने 2 और विषय कहे थे। उन्होंने कहा था गुंडाराज और उन्होंने आतंकवाद के विषय में कहा। गुंडाराज, आप याद करिए उत्तर प्रदेश में पहले किस प्रकार से, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, किस प्रकार से गैंगस्टर्स का राज चलता था, किस प्रकार से चाहे तबादले होने हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक रिशफलिंग होनी हो, ये सब कुछ इन गैंगस्टर्स के हाथ में होया करता था। आज आप देखिए, वो मुख्तार अंसारी, तब का मुख्तार अंसारी और अब के मुख्तार अंसारी में फर्क देखिए, लोगों को कितनी बड़ी राहत मिली है। दूसरी बात, इन्होंने कहा आतंकवाद का जुमला और झूठ। मुझे तो तकलीफ होती है अंजना जी, हमने 3 दिन पहले डिबेट किया था, 2 आतंकवादी पकड़े गए थे काकोरी में, और याद करिए इनके ऊपर जिस प्रकार का चार्ज लगा था वो बहुत ही चिंताजनक था। उसके बावजूद मायावती जी और अखिलेश जी ने जिस प्रकार से उनके बचाव में वो उतर के आए थे, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खैर कांग्रेस का तो अभी वहां कुछ है नहीं नामो निशान, मगर एसपी और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अपीजमेंट की राजनीति कर रही है, ये
बहुत चिंता का विषय है और उत्तर प्रदेश की जनता इससे बचना चाहती है। 2007, 2008 में 45 लोग मारे गए थे आतंकवाद में। हो गया। अब देखिए, इनको शायद याद नहीं होगा कोरोना काल का वो बनारस याद है, तड़पती हुई एक व्यक्ति ने रिक्शे में तड़पती हुई उसकी जान निकल गई, लटकी हुई लाश याद है आपको? गलियों में चीख पुकार आपको याद है बनारस की? और वो हॉस्पिटल की बद अवस्थाएं आपको याद है? राजन मिश्रा को वहां पे बेड नहीं मिला, समय से इलाज नहीं मिला, पद्म भूषण उनकी मौत हुई थी, आपको याद है? आपको तड़पता हुआ बनारस याद नहीं है, उत्तर प्रदेश याद नहीं है? राजन मिश्रा जी दिल्ली में थे, अंजना जी गलत बातें ना फैलाई जाए। जानवर लाशों को नोच रहे थे, वो आपको याद नहीं है? लोग यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलने से पीपल के पेड़ के नीचे आशा लगाए बैठे थे। अंजना जी, आदरणीय राजन मिश्रा जी पे मुझे एक लाइन कहना पड़ेगा, यहाँ 2 बार झूठ बोला गया है। आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप ये लोग उनकी बात करते हैं जो लोग तड़प तड़प के जिनकी मौतें हो गई, रिक्शे में लटकती हुई लाश जा रही थी। कहो तो मैं फोटो भेज दूं अभी, जिसका दम टूट गया था, जिसको वहां पे एडमिशन नहीं मिला कहीं पे। ये वो लोग हैं जो झूठ जुमले की बात और राजनीति करते हैं। इनके पास कुछ नहीं है गिनाने के लिए। अपराध आज उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पे है। पूरी सरकार का अपराधीकरण हो चुका है यहाँ पे, और राजनीतिकरण भी उसका हो चुका है। जिस तरह से आपने पंचायती चुनाव में देखा, जिस तरह से इनके गुंडे पुलिस वालों को थप्पड़ मार रहे हैं, को पाला था वो आज अपराध चिल्ला रहे हैं। एसपी को क्या कर लिया आपने? कुछ कर लिया? और आपकी सरकार में यहाँ पुलिस वालों का इनकाउंटर होता है। आपकी सरकार में नेता गुंडों को भगा देते हैं पुलिस की गाड़ी से छुड़ा के। ये आतंकवाद नहीं है? यहाँ महिलाओं का चीरहरण सरेआम हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करोगे? आपको उन्नाव की घटना याद नहीं? चिरमा स्वामी आपको याद नहीं? कितने याद दिलाऊं आपको? आपको लखीमपुर की घटना गिनाऊं, या आपको बाराबंकी की गिनाऊं, या कुशीनगर की गिनाऊं? अंजना जी 10 सेकंड राजन शर्मा जी पे दीजिए। घटना गिनाऊं या बनारस की गिनाऊं? ये वो लोग हैं, हमने आपको बोला ना, ये झूठ और जुमले के आतंकवाद वाले लोग हैं। इनको झूठ और जुमले का आतंकवाद फैलाना होता है, करना कुछ नहीं है। इसका छोटा सा जवाब सुप्रिया जी बोलेंगे। सुनिए, पेपर लेके आए, उसमें गिना रहे हैं, इतनी स्कीम गिना रहे हैं। अरे भैया, ये शांति नहीं होते अंजना जी, इनको जरा शांत कर दीजिए ताकि हम बोल सकें। इनको चाबी लग जाती तो चाबी बंद ही नहीं होती है, कमाल है। सिर्फ कागज में है, इसलिए कागजी विकास आपने किया है। क्या दिखा रहे हैं? सफेद कागज नहीं किया है। कागजी विकास की कोई मायने नहीं होता है। चलो अच्छा है, कम से कम हमारा कागज तो लेके आए हैं आप। में अपने आप को अंजना जी अगर इनका हो गया तो मैं बोल लूं। जी बतौर जी। ठीक, देखिए अंजना जी, पहले तो एक क्लैरिफिकेशन यहाँ बहुत आवश्यक है, बिकॉज आदरणीय राजन मिश्रा जी का नाम यहाँ पर 2 बार लिया गया है। यहाँ कांग्रेस ने भी कहा और अभी समाजवादी पार्टी ने भी कहा बनारस में ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। ये गलत न्यूज़ है। हम इतने बड़े व्यक्ति के लिए इस प्रकार से झूठ ना बोले। उनका जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी और वो हार्ट अटैक के कारण हुई थी। हाँ, कोरोना के समय हुआ था, वो अलग विषय है, उसको बनारस के साथ ना जोड़ा जाए। उनकी मृत्यु बनारस में नहीं हुई, ये झूठ ना बोला जाए। एक दूसरी बात है, एक सेकंड अंजना जी, इनको आवाज कम करिए, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे। अंजना जी एक इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और चीरहरण की बात कही। महिलाओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए, हमेशा सम्मान होना चाहिए। मगर मायावती जी के साथ इन्होंने ही क्या किया था? गेस्ट हाउस कांड। आप बताइए, ये लोग इस प्रकार से बात कर रहे हैं। चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, ये किसका नारा था? ये जस्टिफिकेशन के लिए इस इंस्टेंस को कोट करने का क्या मतलब है संबित जी? मैं जस्टिफिकेशन नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के साथ हमेशा सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। और जिस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया था वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। मगर जिस प्रकार से इस पे एक हाई मोरल ग्राउंड लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं, याद करिए मायावती जी के साथ क्या किया था। और तो और अखिलेश जी ने एक पत्रकार को कहा था, महिला पत्रकार को कहा था, आपके साथ रेप हुआ है क्या, जो आप जाके रेप को कवर करना चाहती हैं। आप सोचिए, इस प्रकार की संवेदनहीनता इन लोगों के अंदर मौजूद है। वो आज इस प्रकार से बिल्कुल हमें आईना दिखाने का काम करना है, जरूर करिए, हमसे सवाल पूछिए, किंतु इस प्रकार से झूठी मोरल हाई ग्राउंड मत लीजिए और झूठी खबर मत फैलाइए। ठीक है, चलिए सुप्रिया जी, ये बड़ा पुश है प्रधानमंत्री की तरफ से योगी सरकार के लिए यूपी में। कांग्रेस पार्टी का क्या रोड मैप होगा काउंटर करने के लिए? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का रोड मैप बोलूंगी, लेकिन मैं एक महिला हूं और इस शो पर जिस हल्के अंदाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बलात्कार और रेप की बात हो रही है, उससे मुझे बहुत जबरदस्त आपत्ति है। और आपत्ति इसलिए है कि देखिए, चुनाव में जीत हार, चुनाव में सरकार बनना, सरकार गिरना एक अलग मकसद है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन क्या जो चीरहरण हुआ
उस पर भाजपा की 11 सांसदों ने, 40 विधायकों ने, जो मायावती जी के साथ हुआ वो ठीक हुआ क्या? आप लोग मायावती जी के विषय में बात करना कोई बुराई नहीं है। ठीक है सुप्रिया जी, पूरा कर कहना चाहता सुप्रिया जी, हूँ पूरा कर ले। मैं सिर्फ 1 सेकंड ले रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि मायावती जी के विषय में उनके लिए अच्छा कहना ये बुराई नहीं है। उनके साथ भी वो नहीं होना चाहिए। पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब क्या उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? अंजना जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? अगर वो गलत हुआ तो क्या ये गलत होकर सही हो जाएगा? किसने कहा? हल्के में औरतों के बारे में बात नहीं जाती। मैं आपके बीच में नहीं किसने कहा? चुप रही है। मैं औरतों के बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ा संजीदगी से बात करिए। पहले तो औरतों के बारे में बात हो रही है, चीरहरण की बात हो रही है। हम तो संजीदगी से ही बात कर रहे हैं। नहीं, औरतों के बारे में बात करने का अधिकार हमें भी है और हमने बिल्कुल संजीदगी से बात की है कि मायावती जी हो चाहे साधारण महिला हो, सभी का सम्मान होना चाहिए। अब आप चुप हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं। कौन कहा संजीदगी से? हंसने का मन तो आपको करता है, संजीदगी से बात हम करते हैं। सुन लीजिए प्लीज, सुन रहिए। आपकी दिक्कत ये है कि आप हर चीज को मजाक बनाते हैं। हर चीज मजाक नहीं होती है। एक औरत का चीरहरण मजाक नहीं है। किसने कहा मस्खरापन? नहीं, अंजना जी, क्या मस्खरापन है? हमने मायावती जी के साथ जो हुआ वो घटना याद दिला दी तो उसको मस्खरापन कर? ठीक है, आप उसका जवाब दीजिएगा, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मायावती जी महिला नहीं है क्या? महिला नहीं है मायावती जी? आपके शो पर अगर आप किसी को कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर मैं भी किसी को बोलने नहीं दूंगी। मैं किसी के बीच में बोलूंगी। प्लीज संबित जी, पूरा करने दीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। मैंने बोला है। सुप्रिया जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं कुछ और पॉइंट्स उठाना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री को एक 4 लेन बनानी थी गोरखपुर और वाराणसी के बीच में। चीफ मिनिस्टर का क्षेत्र वो है, पीएम का क्षेत्र है। क्या हुआ उसके बारे में? हल्दिया से एक वाटर बेस बनना था, पैसा सैंक्शन हो गया था, काम शुरू हो गया था। क्या हुआ कोलकाता को वाराणसी से जोड़ने में? सोनभद्र, गाजीपुर, मिर्जापुर, जितने भी बगल के जिले, क्या हाल है उन जिलों का? बुनकरों की मौत हो रही है बिना काम के। क्या हाल है उन बुनकरों का? ये पूछा नहीं जाएगा वाराणसी में? वक्त कम है, जवाब लेना होगा। डॉक्टर संबित पात्रा जल्दी से 1 लाइन में जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है। वक्त बहुत ठीक है मैम, कांग्रेस का रोड मैप पता चल गया। संबित पात्रा एक लाइन में जवाब। अंजना जी, मैं तो रिपोर्ट कार्ड लेकर भी बैठा हुआ हूं और एक एक विषय का जवाब दे रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इतना चिल्ला तो रही है मगर नेता है कहां? इनकी नीयत है कहां? केवल टीवी पर और ट्विटर पे चिल्लाने से और लिखने से कुछ नहीं होता है, जमीन पर उतरना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कल प्रधानमंत्री का 5 से 6 घंटे का ये दौरा जरूर है बनारस का, लेकिन उसी बीच 60-68 बताया जा रहा है वो उद्घाटन करने वाले बड़ा चुनावी प्रचार का एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी शुरुआत कल से होगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। चुनाव के वास्ते काशी के रास्ते, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का वाराणसी दौरा एक तरह से रणभेरी है यूपी के चुनाव के लिए? कल योगी भी रहेंगे उनके साथ, देखते रहिए आज तक।